अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि आलमी मार्केट में अगर तेल सस्ता हुआ तो यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ कर सकता हुआ वो करूंगा। अब सवाल ये है कि कर तो आप मज़ीद महंगा भी सकते हैं, जो पिछले दिनों हुआ भी है, लेकिन अब आप यकीनी तौर पर आवाम तवक्को कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये तेल सस्ता हो गया है और IMF ने कीमतें IMF के कहने पर नहीं बढ़ा तो इसको आप मज़ीद सस्ता करेंगे। दूसरी जानिब जो कल ख़बर आई चाइना की जानिब से, जब कंफर्म हो गया जो 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हैं उसके कर्ज़ का, तो आज मार्केट में कुछ इस्तेहकाम देखने को आया। स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई और डॉलर की जो कदर है वो भी गिरी और रुपए की कदर बढ़ी है। इरशाद सब सवालात तो बहुत से हैं। एक बेसिक जो एलिमेंट है वो मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। इन डिटेल बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती क्या है और एक तज़ाद उनकी भी पॉलिसी में नज़र आ रहा है। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ख़ासा मसरूफ़ उन्होंने दिन गुजारा है। उन्होंने ये कहा है कि 10% जो रेगुलेटरी है वो तेल पे, पेट्रोलियम पे और लगेगी। अब आपको लगता है कि ये कीमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह कम हो रही है, तकरीबन 15 से 17 डॉलर जो हैं वो पिछले 72 घंटों में कम हो चुकी है, इसका रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा? फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रेगुलेटरी ड्यूटी तो लगा दी है ना, वो FBR का नोटिफिकेशन भी हो गया है। और जो IMF से वादा है 50 रुपये PDL लगाने का, 5 रुपये हर महीने, वो भी लगना है। फिर 11% उसमें सेल टैक्स है, GST है, वो भी लगना है। तो अब आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ ये होगा कि पेट्रोल मज़ीद महंगा ना किया जाए, यानी और आलमी मार्केट में जो कमी आ रही है कीमतों में, उसकी वजह से वो जो टैक्स जो नहीं लगे वो लगा के वो इसका हिसाब बराबर किया जाए कि IMF की बात भी मानी जाए, हुकूमत को भी उसमें आमदनी हो, यानी हुकूमत के ख़जाने में भी कुछ GST की सूरत में, रेगुलेटरी ड्यूटी की सूरत में, PDL की सूरत में आना शुरू हो जाए, और आवाम को भी ये कहा जाए कि देखें जी हम मज़ीद महंगा नहीं कर रहे ये इतनी रिलीफ फ़िलहाल मिल सकती है। क्योंकि जो बज़ाहिर आज जो शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे अपने सेनेटर से, उन्होंने 2 बातें की। एक तो ये कहा कि जनाब अल्लाह करे कि IMF कोई नई शर्त ना ले आए। बज़ाहिर तो हम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, अगर कोई नई शर्त, इसका मतलब है अभी भी खौफ है कि कोई नई शर्त भी आ सकती है। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा ये है कि जी हमने पाकिस्तान को दिवालियापन से निकालने के लिए या दिवालिया होने से बचाने के लिए ये कड़वा घूंट लिया है, सख्त फैसले लिए हैं, और अब अमीरों को, इस मुल्क के उमरा को, अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये अब अगले चंद दिनों में पता चलेगा कि वाकई वो कुर्बानी का बकरा अमीर बनते हैं या फिर या दोनों बनते हैं, या दोनों बनते हैं। लेकिन इरशाद साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डीजल पे इन्होंने 119 रुपये बढ़ाए हैं जब से ही आए हैं। अच्छा, जब इनकी मीटिंग हुई कीमतें बढ़ाने से मुतालिक, जब मुश्किल फ़ैसला लेने की मीटिंग हुई, तो उस पर एक साहब ने सजेशन दी कि आप डीज़ल की कीमत को कम रखिए और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी ज़राअत है, फिर उसके अलावा आपकी इंडस्ट्री है, सनत है, हाँ, वो डीजल पे बड़ा दारोमदार है, पैदावार है, सब कुछ। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि आपने डीजल की कीमत और ज़्यादा बढ़ाई और पेट्रोल की उसकी निस्बत कम बढ़ाई। शायद अब डीजल में लग रहा है कि ये पेट्रोलियम की कीमतें कम होने से कोई बड़ा रिलीफ ये देने जा रहे हैं, और अल्टीमेट आना भी चाहिए रिलीफ, वरना हालत जो है वो खासी पतली है आवाम की। दूसरा, अब IMF वाली जो आपने बात की है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोई 4 दिन पहले कहा था 1 आध दिन में पैकेज आ जाएगा। इरशाद साहब, स्टाफ लेवल इनका हो सकता है मामलात भी हो चुके हों, लेकिन एग्रीमेंट जब तक बाज़ाब्ता नहीं होगा, स्टाफ लेवल भी अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं, 20-25 दिन और लग जाएंगे IMF का पैकेज आने में, या उससे पहले हो जाएगा? 20-25 मिनट का दिनों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब तक ये रिवाइज्ड बजट नहीं आता, ये ऐलानात नहीं करते, और जिसमें इन्होंने जो वादे किए हैं IMF से कि कौन कौन सी नई ड्यूटीज़ लगाएंगे, कौन कौन से टैक्स स्लैब जो हैं तब्दील करेंगे, तनख्वाहों जो 15% बढ़ाई हैं वापस लेनी है या करनी है, ये जब तक बाकायदा पार्लियामेंट में ऐलान नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त मुआहदे पर दस्तखत हो सके। दस्तखत उस दिन होंगे
जिस दिन बजट मंजूर हो जाएगा, बजट मंजूर हो जाएगा या कम से कम रिवाइज्ड बजट जो है वो पेश होगा, फाइनेंस बिल नए सिरे से पेश होगा, उसमें वो सारी चीज़ें जो शराइत हैं IMF की वो पेश हो जाएंगी, पब्लिक हो जाएंगी, IMF को इत्मीनान हो जाएगा कि अब ये सीरियस हैं, तो उस वक्त मेरे ख्याल दस्तखत हो जाए। अच्छा। अब ये कल होते हैं, परसों होते हैं, या 28 को होते हैं। 28 को इन्होंने पास करना है ना बजट, जाहिर है इन्होंने अमेंडेड बिल भी तो पेश करना है ना, वही ना, फाइनेंस बिल नए सिरे से पेश बिल्कुल। करना है ना। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा करे तो कोई एक भी कटौती की तारीख रिजेक्ट हो सकती है उसमें नहीं, पर अपोजिशन कौन सी अपोजिशन है? नहीं, राजा रियाज साहब उन्होंने कोरम की निशानदेही की है, हाँ, उस पर उनकी निशानदेही पे जो है वो बाइकआउट किया उन्होंने बाज़ाब्ता उससे इजलास से, और वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पे बड़े मंझे हुए हैं आजकल, तो वो खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो जाहिर बात है, अपना हैवी वेट अपोजिशन लीडर हैं राजा साहब, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। ये PTI वाले क्या कर रहे हैं? 240 का इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ा, अब आमिर लियाकत साहब की फौतीदगी के बाद 245 पे वो भरपूर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। ये इलेक्शन लड़वा के अगर इनका बंदा जीत गया उससे फिर फ़ौरन इस्तीफ़ा ले लेंगे, करेंगे क्या? ये अजीब, असल में खान साहब जब फैसले करते हैं ना तो वो कोई लगता यूँ है कि वो बहुत ज़्यादा मुशावरत नहीं करते, और शायद उनका नुक्ता नज़र ये है कि ये वज़ीर मुशीर मेरे जो साथी हैं ये गुमराह कर देते हैं ज़्यादा मशवरे दे के। यानी अब एक इलेक्शन आपने नहीं लड़ा, उसकी तो लॉजिक नज़र आती है कि जब आपने कौमी असम्बली छोड़ दी, आपने उसको ग़ुलाम असम्बली करार दे दिया, आप उससे बाहर निकल आए, तो फिर ज़ाहिर है उसके ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का कोई तुक नहीं बनती जी। लेकिन वहाँ आपको अंदाज़ा हुआ कि अगर हमारा उम्मीदवार होता तो हम ये तासुर दे सकते थे, हमारा उम्मीदवार जीत जाता तो ये तासुर दे सकते थे, देखें कराची में हम कितने मकबूल हैं कि हमने इलेक्शन जीत। तो अब जब वो वहाँ 8% 8.2% टर्नआउट जो था, जब टर्नआउट कम आया तो इनको ये कहने का मौका मिला कि देखें जिस इलेक्शन में हम ना हो लोग ही नहीं शामिल नहीं होंगे, लोग निकलते नहीं। तो अब ये टेस्ट करना चाहते हैं कि इस आमिर लियाकत साहब की सीट पर जो है वो हम उम्मीदवार खड़ा करें, कंपेन चलाएं। एक तो कंपेन के ज़रिए आवाम तक जाने का मौका मिलेगा, और साथ ही अगर हम बहुत ज़्यादा टर्नआउट हो गया और हमारा उम्मीदवार जीत गया तो हम कहेंगे देखें हमारे होते हुए ये राउंड के हैं इलेक्शन की और सियासी अमल की और जमहूरी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? खान साहब बैठे हुए हैं बनीगाला में, पेशावर में, यानी 135 सीटों से आपने इस्तीफ़ा दिया हुआ है जी, और 136वीं सीट आप लेना चाहते हैं, और लेके फिर आपके इस्तीफ़े 136 हो जाएंगे। तो ये अजीब व गरीब तज़ाद है। लेकिन एक बाय द वे एक मेंबर इस्तीफ़ा जो देने वालों में से वापस भी आ गए जी, मोहम्मद खान जमाली साहब जी। तो वो भी एक धचका है इनके लिए। अब पता नहीं मोहम्मद खान जमाली साहब अकेले आए हैं या उनके पीछे कोई और भी एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे, ये भी एक इशू बहरहाल है जी। और ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि उनकी सूरत हाल है। लेकिन जो पिछले एतवार को इन्होंने कॉल दी थी महंगाई के ख़िलाफ़ जी, उसके बाद खामोशी है। यानी हमाद अज़हर साहब टीवी पर आ जाते हैं और एक सेमिनार का इनकाद भी खान साहब के लिए कर लेते हैं, वो स्पीच कर लें। शौकत तरीन साहब आ जाते हैं, नहीं इसी महंगाई के हवाले से वो गुफ्तगू कर लेते हैं, फ़रूख हबीब साहब भी। लेकिन महंगाई को जिस तरह इशू उस वक्त की अपोजिशन ने बनाया था, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने बनाया था, तहरीक इंसाफ नहीं बना रही। हालांकि महंगाई उससे कहीं ज़्यादा है जी, और लोग तंग कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन खान साहब और तहरीक इंसाफ इसको अवामी इशू क्यों नहीं बना रही, ये भी एक सरबस्ता राज है। ये खान साहब को पता होगा, नहीं कुछ खान साहब की कोई मामलात चल रहे हैं, कोई बैकडोर बात चल रही है, कुछ हालात उनके स्मूथ होने वाले हैं। ये पुरस्कार खामोशी है ना। आप 2 हफ्ते खामोश रहते हैं, फिर अचानक से आप उमड़ आते हैं, फिर आप एक हाइप क्रिएट करते हैं, जब हाइप पीक में जाती है आप फिर खामोश हो जाते हैं। नहीं, ये लगता तो यूँ है कि खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, यानी बज़ाहिर तासुर। मैं कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि एजाज़ उल हक साहब ने ये कहा कि बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन असद उमर साहब से जब हमने पूछा
तो उन्होंने कहा इजाजुल हक साहब का कोई रोल ही नहीं है इजाजुल हक इसमें। साहब का कोई रोल नहीं है, कुछ और लोग हैं, जी। 2 और साथी हैं जिनके साथ राब्ते होते हैं, लेकिन खान साहब के साथ किसी का राब्ता नहीं है और इस इशू पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो अब ज़ाहिर बात है, एक सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के काबिल एतमाद साथी हैं, सीनियर तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, वो अगर ये कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे हुए, जी, तो जाहिर बात है कि फिर तो सही है। उस पर हमें एतमाद करना हमें पड़ेगा। शाह साहब गवर्नर, साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने भी ज्वाइन किया है। शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। इमरान साहब, 240 का इलेक्शन आपने कंटेस्ट नहीं किया, अब 245 के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए आप भरपूर तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और क्या यहाँ से आपको उम्मीदवार जीत जाएगा? पार्लियामेंट तो आप नहीं हैं, पार्लियामेंट में तो नहीं हैं आप, तो उसके फ़ौरन बाद उससे इस्तीफ़ा ले लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा तो ख्याल था कि 240 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन हमारी जो तंजीम है उसने कुछ और फैसला किया। एनीवेज, मैं समझता हूँ कि वो भी हम जीत सकते थे, और ये जो लोगों का लो टर्न आउट है, जिसमें आप देखें 8.5% के करीब लोगों ने वोट डाला है, 10,000 के ऊपर MCM जीत रही है, 5,000 टोटल वोट पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। ये एक्सपोजर तो हो गया है बहुत बड़ा, और हम इंशाल्लाह 245 में ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जब हम नहीं है इलेक्शन में तो लोग उसको किस तरह देख रहे हैं, जब इलेक्शन में है तो फिर किस तरह से वो इस तरह आउट आएगा। नहीं, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, आपके इस इलेक्शन लड़ने से आपका ये नैरेटिव जो है कि ये ग़ुलाम पार्लियामेंट है, हम इसमें बैठना पसंद नहीं करते, इसको तो बड़ा धचका लगेगा। लोग कहेंगे कि अजीब तजाद है। नहीं जी, बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। जो पार्टी का फैसला है, तमाम MNA जो है पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं, तो ये भी पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाएंगे ना। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम वैक्यूम तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, आप इलेक्शन नहीं छोड़ सकते। मेरे एक सीट पर एक आदमी खड़ा करेंगे आप, वो मुंतखब हो जाएगा, वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, तो वो अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी कैसे करेगा? ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं होगी कि वो वोट दें आपके उम्मीदवार को? नहीं, देखें कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि MNA जो है वो गलियां और रोडें और नालियां ढक्कन गटर के वो लगवाएगा। ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। इनका काम तो होता है लेजिस्लेशन का, और इनका काम होता है ऊपरी सतह के ऊपर मुल्की उम्र पर जो चीजें होती हैं उनको लेजिस्लेट करना। पार्लियामेंटेरियन का तो यही काम होता है। तो हमने नालियां MNA का काम की। नहीं, लेजिस्लेशन में भी तो हिस्सा नहीं लेगा ना वो, जब असेंबली में नहीं जाएगा। देखिए, इस वक्त लेजिस्लेशन हो ही कोई नहीं रही ना। वहाँ पे चोरी की असेंबली है, जिसके अंदर अपनी मर्जी का उन्होंने खुद ही अपने अंदर से एक आदमी को लीडर ऑपोजिशन बना दिया है, लोगों को जमा किया हुआ है। वो कौन सी असेंबली है? नहीं, ये फिर इसका इमरान साहब, इस प्रैक्टिस का फायदा क्या होगा? अवाम को इसका फायदा क्या होगा? चलें, आपकी तो नुमाइंदगी हो जाएगी, अवाम को क्या फायदा होगा? कि इसका फायदा ये होगा कि जब हम इंतखाबात में जाएंगे, शो स्ट्रेंथ दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारे पास अवाम की ताकत किसके साथ खड़ी है और अवाम क्या चाहती है, तो हम अपना पॉइंट प्रूव करेंगे। नहीं, ये तो फायदा आपको होगा ना, अवाम की ताकत आपके साथ खड़ी है। अगर अब नुमाइंदा असेंबली में जाएगा ही नहीं, उसका फायदा अवाम को क्या होगा, ये बताइए। नुमाइंदे का असेंबली में जाने न जाने का आप मुझे बताएं। जो नुमाइंदे असेंबली में जा रहे हैं उसका क्या फायदा हो रहा है अवाम को? पेट्रोल तो रोज बढ़ता चला जा रहा है, रोज के हिसाब से डॉलर नीचे गिरता चला जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, हुकूमत समझ नहीं रही है। अगर उसमें आपको कोई फायदा नजर आ रहा है, इस हुकूमत को घर भेजने का एक ही तरीका है कि अवाम की ताकत दिखाई जाए और अवाम की फरमाइश पे फ्रेश इलेक्शन हो। फिर वो इलेक्शन जो भी जमात जीते वो जाके हुकूमत संभाले और मुल्क की उम्र को। इमरान इस्माइल साहब, अवाम की ताकत, जो महंगाई है इस वक्त, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, और महंगाई के एक तूफ़ान आया हुआ है। आप असम्बली में भी नहीं मौजूद कि वहाँ आप आवाज़ बुलंद कर सकें, और एक कॉल दी आपने एतवार की शाम को, उसके बाद महंगाई को आप एक अवामी इशू के तौर पर हाईलाइट नहीं कर रहे। एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर देते हैं शौकत तरीन साहब और एक दो और लोग। इस तरह अवाम को का जो नुमाइंदगी है यानी पार्लियामेंट में नहीं है तो सड़कों पर नुमाइंदगी होती है, वो भी तो आप नहीं कर रहे ना। खामोश बैठे हुए हैं, खान साहब भी इस्लामाबाद में बैठे हैं, बनीगाला में बैठे हैं। नहीं, ये आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कतई नहीं है। हम डेली बेसिस के ऊपर इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारे रोज के जो
टीवी शोज और सारी चीजें वो भी कर रहे हैं। शौकत तरीन और मुजम्मल दोनों डेली बेसिस पे इसको ब्रीफ भी कर रहे हैं टेलीविजन के जरिए। हमारा इतवार को बहुत बड़ा जो एक मुजाहरा था महंगाई के खिलाफ वो भी हुआ। खान साहब आज भी मैं इस्लामाबाद आया हूँ, हम एक और बहुत बड़े मुजाहरे की वो कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते 1-2 दिन में, कल या परसों में खान साहब उसको अनाउंस भी करेंगे बाकायदा। अच्छा, ये कोई लॉन्ग मार्च होगा? हम वाइड जमात हैं जो इस वक्त रोड पे खड़े हैं, बाकी तो सब इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। ये जो 2 रुपए के पेट्रोल भरने के ऊपर जो चीखें मारा करते थे, वो आज हमें फजाइल बता रहे हैं कि 100 रुपए पेट्रोल भरने की फजीलत क्या है। ये तो अब हम सुन रहे हैं उनसे। वो जो लॉलीपॉप बेचने वाले फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बनाए हैं, मुफ्ता इस्माइल, उनका काम भी प्रोफेशनली लॉलीपॉप बनाना है, और वो कौम को भी लॉलीपॉप ही दे रहे हैं, कलर बदल के, फ्लेवर बदल के, रैपर बदल के। इमरान साहब, ये 1-2 दिन में इमरान खान साहब 1-2 दिन में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने लगे हैं। ये जब खान साहब ऐलान करेंगे तो फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं कबल इस वक्त आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर आपको मैं बता रहा हूँ कि हम बड़े एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, आपका एक ट्वीट आया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हमारा मुकाबला सिर्फ पीपी से नहीं, सिंध पुलिस इलेक्शन कमीशन से भी है। पुलिस सिंध भर से उम्मीदवारों को अगवा कर रही है तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। इन जमातों से शफाफ इंतखाबात की उम्मीद रखें जो एक वार्ड की सीट पर भी DSP को लगाकर अगवा कर रहे हैं। ये हालत आपकी है और आप फ्रेश इलेक्शन की बात करते हैं, जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, उसके नताइज को आप कैसे कबूल करेंगे और उसके लिए आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ना तो आप मुझे बताएं कि अगर ये हालात हैं तो हम घर जाके बैठ जाएं, इंतखाब ना लड़ें, फिर छोड़ दें कि जब ये शफाफ इंतखाबात कराएंगे तो हम आएंगे इलेक्शन लड़ने, वरना तो हम घर बैठ जाएंगे। नहीं, बाइकआउट करेंगे, इलेक्शन का बाइकआट कर देंगे अगर ये हालात। स्ट्रेटेजी क्या है? नहीं बाइकआउट करेंगे, मैं आपसे कहा कह रहा हूँ बाइकआउट करेंगे। मैं आपको जो मेरी ट्वीट से पढ़ रहे हैं कि हमने आपको हालात बताएं कि सिंध में हालात क्या हैं। यानी ये तो नहीं कहा कि हम बाइकआउट करें। नहीं, ये तो दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने बताया कि सूरत हाल ख़राब है, लेकिन इसकी मुकाबले की स्ट्रेटेजी आपकी क्या है? देखिए, इसकी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसके मुकाबले की स्ट्रेटेजी, हमारे पास तो कोई बंदूकें, हथियार और वो गुंडे बदमाश तो है नहीं हमारे पास। हम तो एक आम सी एक जमात है जो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आप में से और आप हम में से, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, तो वो उस तरह की चीज़ है। हमारे पास तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हम जोरे बाजू से इसको रोक दें, लेकिन हमारे पास एक ताकत बड़ी अल्लाह ने दी है, जो मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि अवाम की ताकत। अवाम की ताकत के आगे ये सारी चीज़ें, हम पिछली अदवार में भी हम देखते हैं कि ये इस तरह की हरकतें होती नहीं। ये अच्छे हरकतें कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये पहले भी इस तरह से होते हैं। लेकिन जब अवाम भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करती है और किसी पे भरोसा करके चलती है और सपोर्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। फिर अवाम का जो प्रेशर है, जो अवाम का वोट है, वो सामने दिखने लगता है। अच्छा इमरान साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त कोई इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के आपके राब्ते जारी हैं? कोई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो खान साहब हो रहे हैं वो या मुमकिन ना हो रहे हैं, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई। अच्छा, खान साहब फिर बनीगाला में क्यों बैठे हैं? क्यों निकल रहे? कराची नहीं जा रहे, कोयटा नहीं जा रहे, लाहौर नहीं आ रहे? पिछले हफ्ते बल्कि तय हुआ था, फिर भी नहीं निकले, वो नहीं आए लाहौर। खान साहब निकल रहे हैं। खान साहब पहले पेशावर थे, पेशावर से अभी वहाँ थे, तो वहाँ से इतराज आ रहा था कि जी बनीगाला क्यों नहीं जाते। बनीगाला आगे तो कह रहे जी आगे क्यों नहीं जाते। वो खान साहब कल या परसों में ख्याल है लाहौर चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए। फिर लाहौर से अब आवाज आ जाएगी कि कोयटा क्यों नहीं जाते, तो पाकिस्तान में ही है खान साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेशावर भी पेशावर में बैठे थे ना, वो सिर्फ पेशावर में बैठे हुए थे, निकल नहीं रहे थे। तो अब ये है कि लाहौर, जाहिर बात है, कराची एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़े आपके वहाँ 14-15 MNAs थे। फिलहाल तो पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, और खान साहब वहाँ उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वो लाहौर जाएंगे, पंजाब का भी दौरा करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि जो लोग लाहौर पे इतराज कर रहे थे, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पेशावर जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। लंदन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जो इलाज कराने लंदन भागे थे वो नहीं पलट के आए वापस। अब ये भी इमरान साहब देखें, बहस है ना, वो लंदन गए कैसे, ये भी एक बड़ी डिटेल बात है। खैर बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है मौजूदा पार्लियामेंट पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है ये लेजिटिमेट भी नहीं है, क्योंकि अब वो इस पार्लियामेंट का एक बड़ा चंक उनका इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन उन्हीं की जमात के वो लोग जिन्हें वो मुनहरिफ अरकान कहते हैं वो इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, और इस पार्लियामेंट के एक लीडर ऑफ द हाउस भी हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, और राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। इरशाद साहब, एक बार खुर्शीद शाह साहब ने जो है इस बात पे अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया कि मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आते। कोरम की निशानदेही जो है वो की जाती रही, और अपोजिशन लीडर साहब जो हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने भी बाइकआउट किया है। नंबर्स पार्लियामेंट में कोरम पूरा ना होना भी एक मसला अब बन चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद जो पार्लियामेंट का आइनी किरदार है वो नज़र तो आ रहा है। बजट भी पास हो रहा है, कानून साजी भी हो रही है। राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं और वो इक्वली हमारे लिए फाजिल और ऑनरेबल हैं, लेकिन उनकी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस बात को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? अच्छा, इससे पहले ये पाकिस्तान की वाहिद बदकिस्मत पार्लियामेंट है जिसको किसी जमात ने भी, सारी जमातें जो इसमें शामिल हैं, लेजिटिमेट नहीं माना। वो कैसे? वो ऐसे कि 8 मार्च तक, अप्रैल तक, 8 मार्च को हाँ, अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। 8 मार्च तक, 8 मार्च 2022 तक सारी अपोजिशन की जमातें ये कहती थीं कि ये लेजिटिमेट पार्लियामेंट नहीं है, ये सिलेक्टेड पार्लियामेंट है, ये जाली इंतखाबात के ज़रिए फ़लाँ फ़लाँ ये सारा कुछ था। और 8 मार्च के बाद वो पार्टी जो हुक्मरान थी और उसका इत्तेहाद जो है वो कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इरशाद ये साहब। यानी ये एजाज़ सिर्फ इस पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं। ये बात आपकी बिल्कुल आपकी जो पार्लियामेंट थी, हाँ, जिसको सारी दुनिया मानती है कि वो धांधली ज़दा थी, लेकिन उसको भुट्टो साहब की पार्टी आपकी दलील भी ठीक है और आपकी मंतक भी इसमें बिल्कुल ठीक है। राजा रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। हम ज़रा आवाम को बताना चाहते हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजा रियाज साहब जो हैं वो बतौर अपोजिशन लीडर काम नहीं कर रहे, तो जब राजा साहब ने बतौर अपोजिशन और अपोजिशन लीडर के बाइकआउट का ऐलान किया असम्बली के इजलास से, ज़रा वो आप देख लीजिए, फिर आके बात करते हैं। मिनिस्टर साहब हैं खजाना के, ना स्टेट मिनिस्टर हैं और ना मुतलका मिनिस्ट्री से कोई आदमी नहीं, तो किसके लिए ये तकरीरें हो रही हैं? कोई फायदा नहीं इन तकरीरों का, और हम बतौर अपोजिशन इस आज के इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं। शुक्रिया जी। ये राजा साहब जो हैं प्रैक्टिकली वहाँ पे जो उनकी एक अप्रोच है जो एक लेजिस्लेटर की होनी चाहिए, कानून साज की और अपोजिशन लीडर की, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन राजा साहब, इससे पहले जिस पार्टी के टिकट पे आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उसके जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो भी खुश नहीं है अपोजिशन लीडर बनने से। वो क्या कहते हैं ज़रा ये भी सुन लीजिए, फिर आके आपसे बात करते हैं। ये अगर राजा रियाज पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर है, आप समझ जाएं कि उस पार्लियामेंट की क्या अहमियत रह गई। अभी ये बजट पास हो रहा है ना, वो राजा रियाज अगर उसको अपोज करे, आप समझ जाएं कि पार्लियामेंट की तो खत्म हो गई। राजा साहब, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन इमरान खान आपसे खुश नहीं हैं, क्यों खुश नहीं? जी, हम भी इमरान खान से खुश नहीं हैं और हम उनसे नाराज़ हैं सख्त। उनकी पॉलिसियों की वजह से, उनके जो करप्शन के स्कैंडल हैं उनकी वजह से, उनके इर्द गिर्द जो लोगों ने अरबों रुपए की करप्शन की है उसकी वजह से, गोगी की वजह से, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे बुज़दार साहब, उनकी वजह से, खान साहब को हम बार बार जाके पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ज़ाती तौर पे मिलके बताते रहे हैं कि डीसी पैसे दे के लग रहे हैं, कमिश्नर पैसे दे के लग रहे हैं। खान साहब खुदा के लिए कुछ करें। करप्शन का रेट जो है वो 10,000 में काम होता था, वो 30,000 में होता है। हमारी कोई बात सुनने को लिए तैयार नहीं। आपने मना किया हुआ है कि इन जो MP MNAs हैं इनका कोई काम ना करें, इनकी कोई बात ना सुने, बेलगाम है सारी इंतज़ामिया। तो हमने तकरीबन 3.5 साल ये मजलिस खान साहब के पास बार बार पड़ी और बार बार उन्हें समझाया कि मेहरबानी करें, इस तरीकाकार को तब्दील करें। आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, आपकी बनी गाला पैसा आ रहा है करप्शन का, तो खुदा के लिए इसको ठीक करें। अगर आप कहते हैं कि मैं मेरिट पे काम करता हूं, मैं असूल पसंद आदमी हूं, मैं
हर चीज़ जो है वो सही करता हूँ, मैं कोई मुझे लालच नहीं, तो फिर ये शहजाद अकबर कहाँ से आ गया, ये शहबाज गिल कहाँ से आ गया। इस तरह के पूरी एक फौज थी जिन्होंने आके कब्जा किया हुआ था और हम मुंतखब नुमाइंदों को बिल्कुल बेबस कर दिया था। कोई हमारी पोजीशन नहीं थी। राजा साहब, जब ये तो हम नाराज, हम वो हमारे से नाराज हैं, हम उनसे नाराज हैं, लेकिन हम तरीके इंसाफ में हैं। अच्छा, ये राजा साहब ये फरमाएं कि जब आप ये बात बुज़दार के ख़िलाफ़ या शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ या शहबाज, ये करप्शन का इल्ज़ाम जब आप लगाते थे, ज़ाहिर बात है कोई प्रूफ भी पेश करते होंगे, तो खान साहब का जवाब क्या होता था? देखिए जी, मैं इस बात में, मुझे खान साहब ने 2-3 दफ़ा कहा कि मुझे सबूत ला के दो। अच्छा, मैं कहा खान साहब, अब बुज़दार जो पैसे लेता है किसी ठेकेदार से, मेरे पास कोई ना अदारा कोई नहीं है, आपके पास FIA है, आपके पास IB है, आपके पास ISI है, आप उनसे चेक करा लें। ये कौन, उन अदारों का काम है सबूत ढूंढना, उन अदारों का काम है आपको ये हकीकत जो मैं कह रहा हूं उन चीज़ों से इनकी इंक्वायरी करा लें। या फिर दूसरा तरीका कि मेरे से हलफ ले लें, मैं हलफ देने को तैयार हूं, लेकिन इस तरह रिटर्न सबूत मेरे पास कोई नहीं है। जो हम लाहौर में जाते हैं, जो बातें सुनते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे तल्लुक हैं, 35 साल से मैं सियासत में हूं। जो SHO था वो आज SP बना हुआ है, जो मेरे पास कभी किसी ज़माने में SHO होता था वो DIG बने हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से लोग बताते हैं कि ये काम हो रहा है, तो हम आपके इल्म में लेके आते हैं पार्टी की बेहतरी के लिए, ताकि ऐसे हालात ना हो कि आपकी पोजीशन ख़राब हो। और आखिर में यही हुआ कि उनके तादी उनको छोड़ गए, उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ। हमने तो उनके खिलाफ अदम एतमाद में भी वोट नहीं दिया, हमने तो शहबाज शरीफ साहब को भी वोट नहीं दिया, हम तो तरीके इंसाफ में बैठे हैं। और हम खान साहब को भी ये कहते हैं कि आप अब भी असेंबली में आए वो, अगर वो उनको मेरा अपोजिशन लीडर बनना पसंद नहीं, वो खुद आए अपोजिशन लीडर बने, हम उन्हें वेलकम करेंगे और उनका हक बनता है कि असेंबली के अंदर बैठ के। इमरान खान आज भी आपके लीडर हैं राजा साहब? जी, मैं उनसे नाराज जरूर हूं, लेकिन उनकी पार्टी के टिकट पे जीता हूं। उनके साथ मेरे बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, जब वो वजीर आजम थे उस वक्त के। अब मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये कहना कि अब ना उनके लिए मेरे लिए कोई गुंजाइश है उनके लिए, और ना उनके पास भी शायद मेरे लिए कोई गुंजाइश हो, इसलिए अब तरीके इंसाफ में मजीद मेरा रहना जो है इस टेन्योर के बाद वो मुश्किल है। तो आप इलेक्शन मुस्लिम लीग नून से लड़ेंगे जिस तरह आपने पहले कहा भी था? ये तो वक्त आने पे फैसला करूंगा, लेकिन खान साहब, क्योंकि हमने उनसे ज़ाहिर नाराज़गी किया है भरपूर तरीके से, 20 के करीब लोगों ने, तो वो भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, अपनी तकरीरों में हमारे नाम लेके बोलते हैं, तो जाहिर है अब उनके पास हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। और हम अपने मुस्तकबिल का फैसला जब ये टेन्योर खत्म होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह कर लेंगे। हमने भी सियासत करनी है। अच्छा, ये राजा साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। खान जमाली साहब जो PTI के रुकन थे वो पार्लियामेंट में वापस आ चुके हैं, क्या कोई और भी PTI का जो मुनहरिफ जो PTI के लोग इस वक्त अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं उनमें से कोई आना चाह रहा है? ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ये जो अपना राज साहब, ये हर चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने IG और चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते थे, ये क्या कहानी थी? देखिए जी, ये मैं झूठ बोलूं, चीफ सेक्रेटरी और IG के बारे में मैं नहीं, ना मैंने सुना है, ना मैं कोई मेरे किसी जगह जिक्र सुना है कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की ज्यादा वजह ये, जो मैं समझता हूं एक वर्कर की हैसियत से, कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह ये थी कि वो जब तंग आ जाते थे कि इतनी करप्शन हो रही है और हमने ये अब इसकी सरपरस्ती, आप हमारे से रोज गलत ऑर्डर कराते हैं, एक दिन बंदे को लगवाते हैं, हफ्ते बाद बदलवा देते हैं। अच्छा। तो वो जब तंग आ जाते थे तो फिर इनके और उनके इख्तलाफ होते थे और ये जाके इमरान खान से उस चीफ सेक्रेटरी या IG को तब्दील कराते थे। अच्छा, ये मसाइल जो राजा साहब आप बता रहे हैं, ये मसाइल थे जिसकी वजह से आपके इख्तलाफ हुए खान साहब के साथ।
आपने ये मुतअद्दिद बार कहा कि महंगाई की वजह से हम लोग हल्के में जाने के काबिल नहीं रहे हैं। अब ये जो मौजूदा हुकूमत कर रही है, क्या इसके बाद अभी जब आप हल्के में जाते हैं तो अब कोई आसानी है आपको हल्के में जाने के लिए? नहीं जी, अब भी मुश्किलात हैं। लोग अब फिर ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं जितनी महंगाई हो गई है, और जिस तरह डीजल और पेट्रोल और हर चीज़ के दुगने तिगने रेट हो गए हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि इसकी वजह से लोग नाराज़ हैं मौजूदा हुकूमत से, सख्त भी। और हम भी बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं। मेरी बजट तकरीर आप सुन लें कि ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, ये हम समझते हैं कि ये इस स्टेज पे पाकिस्तान को माशी तौर पे पहुँचाने में भी इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए ये तो हम समझते हैं कि वक्त लगेगा और एक ईमानदार टीम की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं और हम ये कहते हैं जोर दे के कि बहुत महंगाई है, चाहे मुश्किल वक्त है, लेकिन हुकूमत को इस महंगाई को, चलो अमीर आदमी तो अफोर्ड कर सकता है, गरीबों को रिलीफ देने के लिए पैकेज देने चाहिए, यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, डीजल और पेट्रोल भी गरीबों को सस्ता देना चाहिए। अगर मुश्किल वक्त है और वक्ती तौर पे हम क्राइसिस में हैं, लेकिन उस शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि गरीब तक हर सूरत रिलीफ पहुँचाए, चाहे किसी भी पैकेज के ज़रिए पहुँचाए। लेकिन गरीब आदमी जो है इन हालात में, इतनी महंगाई में वो ज़िंदा नहीं रह सकता। और अगर यही महंगाई की पोजीशन रही तो मैं समझता हूँ इससे मुस्लिम लीग नून को भी नुकसान पहुंचेगा। जो जिस तरह इमरान खान का ग्राफ बहुत नीचे चला गया था, इसी तरह अब मुस्लिम लीग को भी ये मसला दरपेश है, और अगर यही हालात रहे तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। राज साहब, ये जो मुस्लिम लीग के एक तो टीम जो है शहबाज शरीफ साहब ने, वो ईमानदार टीम है। अब ये वो मसला नहीं होगा जो इमरान खान का था, इमरान खान के साथियों का था। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ जो 2-2.5 महीने में मैं बहुत से अफसरान को जानता हूँ जो वो तैनातियाँ कर रहे हैं, कोई करप्शन नहीं है, कोई ठेकों में करप्शन नहीं है, कोई हमने किसी जगह नहीं सुना कि किसी जगह कोई किसी किस्म की करप्शन हो रही हो। लेकिन ये असम्बली में क्यों नहीं आते इनके वजीर मुशीर, वो लोग क्यों नहीं आते? इसकी वजह क्या है? दिलचस्पी नहीं है इनको इस पर? आपने अभी खुद दिखाया कि कल भी हमने बाइकाट किया है, और कल हमारे इल्म में आया था कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है कि तमाम वज़रा जो है असम्बली में जाएं और असम्बली में बैठें, और अगर कोई काम भी है तो असम्बली के में उनको चैम्बर में ले हुए हैं उनमें बैठ जाएं। लेकिन जब कोरम का मसला हो या जब ज़रूरत हो तो वो फ़ौरन उठ के वहाँ से हॉल में आए, असम्बली में बैठें। तो मेरा ख्याल है उनको वज़रा को चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब ने अगर हुक्म किया है तो उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा राज साहब, आप पर सबसे बड़ा एतराज़ जो खान साहब कर रहे हैं या उनके साथी कर रहे हैं कि आप अदम एतमाद से पहले अमरीकी जो सफारतकार थे उनसे मिल रहे थे, सफारत खाने में जा रहे थे, या वो आपके पास आ रहे थे? आपके पास तो कोई पोर्टफोलियो तो नहीं था, क्यों आप मिल रहे थे? उससे लगता है कि किसी साजिश का आप खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि ना मुझे कोई अमरीकी ना कोई और किसी मुल्क का सफारतकार अदम एतमाद से 1 साल पहले तक अगर कोई मुझे मिला हो, खान साहब साबित कर दें, मैं खान साहब से माफी भी मांग लूंगा, इस्तीफा भी दे दूंगा। या पैसे लेने का, फिर दोबारा खुदा की कसम उठा कहता हूं 1 रुपए का मेरे पे साबित कर दें करप्शन का या पैसे लेने का, जिस तरह वो झूठे इल्जाम लगाते थे, तो फिर भी मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और अगर मैं किसी मुल्क के भी, अमेरिका नहीं, किसी मुल्क के भी सफारतकार को अदम एतमाद से 1 साल पहले तक किसी से भी मिला हूं, कोई सफारतकार किसी मुल्क का, तो जो सजा पूरे मीडिया में मैं कह रहा हूं कि जो सजा मुझे इमरान खान कहेंगे, इस्तीफा कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, सियासत कहेंगे सियासत छोड़ दूंगा। झूठे इल्जाम है, झूठे लेकिन इसमें इल्जाम लगाना खान साहब की आदत है। राय साहब, आपने इमरान खान आपके पार्टी लीडर हैं, उन्होंने साजिश वाली बात की, आपने साजिश की बात पर यकीन क्यों नहीं किया? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये साजिश नहीं है। जिस तरह वो हम पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, मेरे पे कि मैं सफारतकार को मिला, कभी कहते हैं मैंने पैसे लिए,
इसी तरह उन्होंने ये एक स्कैंडल, झूठा स्कैंडल खड़ा किया है और बहुत सारी जगह पे अदारों ने, बहुत अहम अदारों ने, बहुत जिम्मेदार अदारों ने कह दिया है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब कमीशन भी बनना है। मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूं कि कमीशन में भी इंशाल्लाह ये साबित होगा कि ये कोई किसी किस्म का खान साहब को ना कोई धमकी थी, ना खान साहब की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश थी। जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है, एक साजिश वाले मामले पे जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है साहब। इस पे काम हो रहा है और उम्मीद है कि इस पे जुडिशल कमीशन बनेगा। अच्छा, यानी आपकी ये खबर है कि जुडिशल कमीशन बनेगा, इस पे काम हो रहा है? जी जी। अच्छा, मोहम्मद खान जमाली साहब वापस आ गए हैं। क्या वो लोग जो इस वक्त, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऐलान के वक्त असम्बली इजलास से बाइकआउट कर गए थे, उनमें से कुछ लोग पार्लियामान में वापस आना चाह रहे हैं और आपसे रब्ता कर रहे हैं? आपको मजेदार बात सुनाऊं और एक खबर दूं। अच्छा, कि एक शौकत भट्टी साहब है MNA जी, और एक अमीर सुल्तान है झंग से अच्छा, MNA। उनके कमरे खाली करने के लिए उनको नोटिस दिया गया कि आप कमरे खाली करें, तो वो उन्होंने जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। अच्छा। ये है इनकी हालत, ये है इनकी हकीकत। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने इस्तीफे दिए, दूसरी तरफ कमरे को खाली करने पे जाके स्टे ले रहे हैं हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दूसरे नंबर पे बहुत से लोग इनके हमारे साथ राब्ते में हैं और वो देख रहे हैं, सिर्फ ये अगर महंगाई ना बढ़ती और अगर मुल्क के माशी हालात इतने बुरे ना होते तो अभी तक बहुत से लोग आ चुके होते। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि अगले 2 महीने में ये मुस्लिम लीग 17 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है, इसके रिजल्ट देखने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो वापस असेंबली में आ जाएंगे PTI को छोड़। कितने लोग राजा साहब, क्योंकि आपने पहले भी खबर दी थी कि 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, तो अब कितने लोग हैं जो आपसे रब्ते में हैं या वापस आ जाएंगे 135 में से? ये 30 के करीब लोग हैं जो इस वक्त तक तकरीबन फैसला कर चुके हैं कि हमने असेंबली में वापस चले जाना है। यानी तहरीक इंसाफ के 30 अरकान कौमी असम्बली वापस असम्बली में आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे या आपके और ग्रुप ये का सारे हिस्सा हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और ये सारे मुंतखिब लोग हैं, ये मैं बता दूं। जी जी, जाहिर है वो असम्बली में आ रहे हैं तो राय साहब मुंतखब ही हैं। राय साहब, जहांगीर तरीन साहब से रब्ता है आपका अभी? स्पेशल सीट जी, अच्छा, हाँ जी, मेरे बड़े भाई हैं जी, मेरा बड़ा राब्ता उनके साथ, मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह वो। नहीं, आप कुछ फरमा रहे थे मुंतखब लोगों के हवाले से। नहीं, आपने कहा ना कि मुंतखब लोग, एक होता है हल्के से मुंतखब, एक मेंबर होता है असेंबली में आ सकता है लेकिन वो स्पेशल सीट वाला होता है। अच्छा। जिस तरह ख्वातीन की सीट हाँ, ये बात ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा था कि मुंतखब लोग आ रहे हैं जो जी बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। राय साहब, थैंक यू वेरी मच। राजा रियाज साहब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, हमारे साथ। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।